Hello everybody. Today we are going to start with another topic that is anti-money laundering. It's a very important topic और आप सब ने already Prevention of Money Laundering Act अपने economic laws में पढ़ा है. But we are going to discuss about two different aspects of anti-money laundering. We are going to talk about the international standard on combating money laundering and another thing is financing of terrorism and proliferation यानी कि जिसे हम कहते हैं हथियारों की तस्करी. ठीक है, आपने अक्सर पिक्चरों में देखा होगा कि कैसे वो लोग इलीगल तरीके से वेपन्स को इधर उधर करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म. कैसे टेररिज्म को पैसा मिलता है, तो उसको तह तक हम लोग जाएंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कॉम्बैटिंग दीज थिंग्स एंड अनदर थिंग इज द गाइडेंस फॉर द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हाउ टू टैकल द रिस्क रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग. बिजनेसेस में ऐसे कौन सी चीजें होती हैं जिन पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए सो एज टू गेन एन इनसाइट ओवर मनी लॉन्ड्रिंग इनटू द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव जस्ट अ जिस्ट ऑफ क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग. वील ऑल्सो अंडरस्टैंड जस्ट अ स्मॉल जस्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. रेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपने अपने इकोनॉमिक लॉज में ऑलरेडी डील कर लिया है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक द होल एक्ट हियर. चलो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग? यू मस्ट हैव understood this also while you were reading your Prevention of Money Laundering Act, but again I would like to explain you what is money laundering. देखो लॉन्ड्रिंग शब्द का क्या मतलब होता है, where do we use laundering most often? तो लॉन्ड्रिंग शब्द हम लोग कहाँ यूज करते हैं? दिस लॉन्ड्रिंग जिसे हम कहते हैं सफाई, है ना. कपड़े लॉन्ड्री में गए मतलब सफाई. ओके, धुलने में गए हैं. धुलने का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी गंदा था अब वो साफ हो जाएगा. तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी यही मतलब होता है. मनी लॉन्ड्रिंग का भी यही मतलब होता है कि जो भी ब्लैक मनी था, ठीक है, या इलीगल मनी था, जो भी इलीगल मनी था या जिसे आप कह लो कि ब्लैक मनी था, ठीक है, उसको किसी तरह से लेजिटिमेट लीगल क्लीन मनी बना देना. मैम उसमें क्या करते हैं एक्चुअल में? क्या पैसा वॉशिंग मशीन में जाता है, धुल के बाहर आ जाता है तो हो जाता है? नो. ये पैसा कहां पे जाता है? जैसे गंदे कपड़े साफ कहां पे होते हैं? वॉशिंग मशीन में. ठीक है, गंदे कपड़े साफ कहां पे होते हैं? वॉशिंग मशीन में साफ होते हैं. वैसे ही ब्लैक मनी, लेजिटिमेट मनी कहां पे बनता है? सिस्टम में. मैम कौन सा सिस्टम? ये जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, ये जो इस इकोनॉमी में हम रह रहे हैं, ठीक है, ये जब देश के नॉर्मल रेगुलर पेमेंट्स में आ जाता है, ठीक है, पेमेंट एंड रिसिप्ट सिस्टम में आ जाता है, तब वो अपने आप लेजिटिमेट मनी बन जाता है. ठीक है, तो वील डिस्कस मोर अबाउट इट. देखते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग इज व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइम, क्योंकि आपने अपना इलेजिटिमेट पैसा, ठीक है, गलत तरीके से कमाया गया पैसा या फिर ऐसा पैसा जिसको आप दिखा नहीं रहे हैं सिस्टम में. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल डू व्हाट? Suppose they are selling the products and services but they are not giving you a proper invoice. Okay, so that they might not note anywhere. हो सकता है वो कहीं लिख ही ना रहे हो. वैसे तो अब जीएसटी के आने से ये बातें बहुत सुलझ गई हैं क्योंकि सब कुछ स्टॉक से मैच होता है, ठीक है, और सब कुछ 2A और 3B की मैचिंग में चला जाता है. अदरवाइज क्या होता था कि अक्सर पैसा जो बिजनेसमैन कैश में रखता था वो उसकी ब्लैक मनी का पार्ट हो जाता था. वो सिस्टम में रिकॉग्नाइज नहीं होता था कभी भी, और उससे फिर वो लोग एक्सपेंसेस भी वैसे करते थे जो कि कैश में होते हैं. घूमने जाना और रेस्टोरेंट्स में खाना और ये सब ऐसे तरीके के एक्सपेंसेस जो कि कैश में होते हैं ज्यादातर, उनको वो वहां यूज करके अपनी जरूरतें भी पूरी कर लेते थे. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती थी बहुत छोटे लेवल पर. ठीक है, कि ना तो हम दिखाए कि हमने ये पैसा अर्न किया, ना हमने कहीं पे भी पता चलने दिया कि हमने ये पैसा खर्च किया. खत्म, हमारी जरूरतें भी पूरी हो रही है, पैसे का मजा भी आ रहा है, लेकिन पैसा सिस्टम में कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं है. तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑल्सो अ पार्ट जहां पे
इलीगल मनी होता है जो कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा है, जिसको ऐसे भी नहीं दिखा सकते, जैसे कि स्मगलिंग करके, ड्रग ट्रैफिकिंग करके, ठीक है, इस तरीके के काम करके जो पैसे को वैसे भी नहीं दिखा सकते सिस्टम में, भाई जेल चले जाएंगे, उससे कैश जनरेट कर रहे हैं, कैश को किसी लीगल बिजनेस में यहां लगा दे रहे हैं, किसी कैश बेस्ड बिजनेस में यहां पे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। कैश बेस्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद अब जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो सब लेजिटिमेट प्रॉफिट है। तो ये क्या है, मेरा ही पैसा था, मैंने एक जगह लगाया, उससे मैंने कमाया, और अब मेरा ही पैसा मुझे क्या हो रहा है, एकदम क्लीन लेजिटिमेट मनी मिल रहा है। कल को अगर किसी के मान लीजिए बिजनेस पे या फिर घर पे रेड पड़ भी जाए तो वो लोग हर पैसे का हिसाब दिखा सकते हैं, जबकि एक्चुअल में उस पैसे का सोर्स एक इलीगल बिजनेस है। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये मनी लॉन्ड्रिंग है। सो इट्स अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग क्रिमिनली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स, जिसको हम कहेंगे डर्टी मनी, एज डिस्गाइजिंग देयर ओरिजिन। उसका कभी भी ओरिजिन ही पता नहीं चलने देंगे, एंड दे विल अपीयर टू बी इट फ्रॉम द लेजिटिमेट सोर्स। उसको ऐसा दिखाएंगे जैसे ये तो एक लेजिटिमेट सोर्स है। भाई कोई आपसे पूछेगा आपके पास इतना पैसा कहां से आया, अरे मेरा होटल चलता है वहां से आया। तो होटल में आपने पैसा कहां से लगाया, भाई हमारी बाप दादा की कमाई थी, हमने लगाया, ठीक है, हमने इधर से लगाया, उधर से लगाया, इनसे लेके लगाया, उनसे लेके लगाया, एक्चुअल में हमने एक इलीगल पैसा लगाया वहां पे। Anti-money laundering refers to the activities financial institutions perform to achieve compliance with the legal requirements to actively monitor and support suspicious and report suspicious activities. Now, यहां पे हम समझ रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग है कि कैसे ब्लैक मनी को लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहां पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा रोल आता है। यहां पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा रोल आता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज जो कि कौन करता है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। हु आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आर आवर बैंक्स, स्पेसिफिकली आवर बैंक्स, ठीक है। सो जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे परफॉर्म टू अचीव कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, टू एक्टिवली मॉनिटर एंड रिपोर्ट्स सस्पिशियस एक्टिविटीज। अब उनके ऊपर कुछ गाइडलाइंस ऐसी लगती हैं कि आपको कड़ी नजर रखनी है और आपको सस्पिशियस एक्टिविटीज को रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने इलेजिटिमेट मनी से कोई रेगुलर कैश बेस्ड बिजनेस कर भी रहा है तो भी बैंक के चैनल से तो वो गुजरेगा ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चैनल से गुजरेगा। तो जब वो उस चैनल पे आएगा, ठीक है, जब भी वो चीज उस चैनल पे आएगी तब वहां पे आपको अपना काम करना है और आपको सस्पिशियस एक्टिविटीज को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो मेन जिम्मेदारी है वो मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है, इंक्लूडिंग द बैंक एंड द एनबीएफसीज। Beyond the moral imperative to fight money laundering and terrorist financing, financial institutions also use AML tactics for, AML is एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टैक्टिक्स। किस किस चीजों के लिए यूज होता है भाई, एक तो हमें एकदम साफ समझ में आ रहा है कि हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टैक्टिक्स से क्या पता करना है कि कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज तो फाइनेंस नहीं हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा है, प्रोलिफरेशन तो नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अलावा आप और क्या चीजें इंश्योर कर सकते हैं, दैट पीपल कंप्लाई विद द रेगुलेशंस दैट रिक्वायर देम टू मॉनिटर कस्टमर्स एंड ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज। सो इसके थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा पार्ट आता है, दैट दे हैव टू कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, प्रोटेक्शन ऑफ देयर ब्रांड रेपुटेशन एंड शेयर होल्डर वैल्यू। बिकॉज अब जैसे फॉर एग्जांपल नीरव मोदी ने क्या किया, बैंक के ही साथ धोखाधड़ी की। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, क्या किया, लेकिन जिसकी वजह से आप देखिए कि पंजाब नेशनल बैंक के कई सारे कस्टमर्स के और शेयर होल्डर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए कि भाई हमारा ही बैंक ऐसा बदनाम हो गया उस समय पे। Avoidance of consent orders as well as civil and criminal penalties that could be levied because of non-compliance or negligence. अगर banks और financial institutions अपना काम उतनी ज्यादा सतर्कता से नहीं करेंगे, अलर्टनेस से नहीं करेंगे जितना कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस रिक्वायर करते हैं, तो उनके खुद के ऊपर चार्जेस भी लग सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू फाइन्स, एम्प्लॉयज एंड आईटी कॉस्ट। फाइन्स भी आपके ऊपर नहीं लगेंगे। नाउ हाउ डज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वर्क्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस के बारे में। सो द फर्स्ट इज प्लेसमेंट, अनदर थिंग इज लेयरिंग एंड थर्ड थिंग इज इंटीग्रेशन। व्हाट हैपेंस,
जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होता है उनका देखिए कैसे सिस्टम काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे accumulate money from illegal activities. They accumulate money from illegal activities. Then they place money into the financial system. इसीलिए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर दी गई है, क्योंकि मनी फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस होगा जरूर, कभी ना कभी वो फाइनेंशियल सिस्टम के चैनल से गुजरेगा. ठीक है, फेक इनवॉइसेस क्रिएट होंगी, कुछ ना कुछ होगा, बैंक में फेक इनवॉइसेस के नाम पे पैसा जमा होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये फाइनेंशियल सिस्टम से जरूर गुजरेगा. लेयरिंग, ट्रांसफरिंग द मनी टू हाइड द ओरिजिन ऑफ द फंड्स. अब क्या करते हैं, उसको पूरा इधर उधर छोटे मोटे अमाउंट्स में इधर उधर घुमा देते हैं, जरा सा इसको दे दिया, जरा सा उसको दे दिया, जरा सा उसको दे दिया, उसको दे दिया, फिर प्रॉपर चैनल से उसी पैसे को मंगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फिर से ये चीज एक मूवी से याद है. Yes, I remember this movie I saw of Rajnikant. I think the movie was Shivaji the Boss. So what they did was, इन्होंने भी कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उसमें सामने ऐसे दिखाया है कि जो भी इलीगल पैसा था, जो भी ब्लैक मनी था, छोटे छोटे अमाउंट में दुनिया भर में जितने भी लोगों को वो जानते थे या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, उनको वो पैसा भिजवा दिया. फिर उनसे कहा कि मैं एक ट्रस्ट खोल रहा हूं, उसके नाम पे आप छोटे छोटे डोनेशंस कीजिए. तो डोनेशन का रिसीव होना इज टोटली लेजिटिमेट. ठीक है, डोनेशन का रिसीव होना इज टोटली लेजिटिमेट. भाई कोई भी अगर हमने ट्रस्ट खोला है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड वेलफेयर के लिए हमने ट्रस्ट खोला है, उसके ऊपर अगर कोई डोनेशन दे रहा है तो इट इज टोटली लेजिटिमेट. यस, यू कैन सी इट इन फुल स्क्रीन. ठीक है, ये देख सकते हैं कि टोटली लेजिटिमेट है. तो यहाँ पे पैसा जो है वो इधर उधर से आ गया और अपने आप अब वो लेजिटिमेट सिस्टम का पार्ट बन गया. अब उससे क्या करें, उससे लग्जरी स्पेंडिंग करें, जिससे कि अपने आप वो चीज कभी भी नजर में ना आए. ठीक है, रिटर्निंग द मनी फॉर द मनी लॉन्डर टू स्पेंड, कि हाँ ठीक है, अब आप लग्जूरियस खर्चे कीजिए, भाई आपका पैसा है. तो ये जो पूरा सिस्टम है ये मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम है. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डील विथ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि बने हैं टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन एक्टिविटीज. ठीक है, टेररिज्म को फाइनेंस भी इसी तरीके से होता है, इलीगल पैसे से ही टेररिज्म फाइनेंस होता है. जो देश भर में दुनिया भर में जो अलग अलग तरीके की इस तरीके की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं वो इलीगल तरीके से ही पैसा इकट्ठा करती हैं. ओके, सो AML regulations vary by jurisdiction, but in general financial institutions undertake the measures to meet compliance requirements. The compliance requirements कौन मीट करता है? The financial institutions. क्या क्या होती है कुछ compliance requirements? KYC बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में. हर बैंक्स एंड NBFCs तो कर रहे हैं. इवन जो e-वॉलेट्स हैं और जो एप्स हैं जो हमारे थ्रू कहीं पैसा भेजते हैं, ठीक है, कहीं पे भी जहां पे हम पेमेंट एक्सरसाइज करते हैं, दे ऑल वांट कि KYC हो जाए. दैट मीन्स नो योर कस्टमर. कस्टमर का नाम, पता, आधार कार्ड से लिंकिंग करना, उनका फोटो लेना, उनके एड्रेस पे जाके फिजिकली वेरीफाई करना कि यही पर्सन रहता है, ये सब लेजिटिमेसी इंश्योर करने का पार्ट है. So financial institutions must require proper customer identification and verification to ensure legitimacy. Higher risk products and services जैसे कि private banking require more in-depth documentation. Documentation करना बहुत जरूरी है. कस्टमर की पूरी कुंडली आपके पास होनी चाहिए. Large currency transaction reporting. Requirements call for institutions to file a regulatory report, ठीक है, known as CTR for transactions above a certain threshold. For example कि बैंक ने एक threshold बना लिया कि 50 करोड़ से ऊपर जहां पे ट्रांजैक्शन मूव करेगा, that has to be separately reported. ठीक है, तो अगर एक सिंगल कस्टमर एक बिजनेस डे में 50 करोड़ से ज्यादा की हेरा फेरी कर दे रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो लोग 50 लाख भी कर सकते हैं, 5 लाख भी कर सकते हैं, एनी वैल्यू दैट दे थिंक फिट. ठीक है, तो उसके ऊपर की रिपोर्टिंग होगी. तो दे विल कीप अ हॉक्स आई ओवर दिस, ओवर सच काइंड्स ऑफ मनी ट्रांसफर. Suspicious activities monitoring and reporting. Regulatory agencies publish AML guidelines about behavior that should be monitored. तो regulatory agencies जैसे कि हमारा RBI, SEBI, ये सब हमारी regulatory bodies हैं. They take care that the financial institution should
follow certain guidelines so that suspicious activities can fall under net. ओके उनका पता चल सके. तो ये तीन जो है ये बेसिक चीजें हैं, केवाईसी, लार्ज करेंसी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करना और सस्पिशियस एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग करना. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड मनी लॉन्ड्रिंग. Anti-money laundering. A successful anti-money laundering program involves using data and analytics to detect unusual activities. This is done by monitoring transactions, customers and entire network of behaviors. फटाफट जो है वो टेक्नोलॉजी काम करती है टू डिटेक्ट द इरेगुलर एक्टिविटी, द इरेगुलर मूवमेंट ऑफ मनी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आई गया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इन सारी चीजों में बहुत मदद मिलती है. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो आप अपने इकोनॉमिक लॉ में पढ़ रहे हैं. द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज एन एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम. मनी लॉन्ड्रिंग से अगर कुछ भी प्रॉपर्टी डिराइव हुई है तो उसके कॉन्फिस्केशन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रोवाइड करता है. और इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इन्सिडेंटल देयरटू. Illegally obtained funds are laundered and moved around the globe using shell companies. Shell companies क्या होती हैं? जो सिर्फ पेपर्स पे होती हैं, एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं है. भाई पेपर पे कंपनी बनाने में क्या बुराई है? कुछ नहीं, राइट? उसमें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता. बट these are strictly not supported. MCA ने अभी आई गेस लास्ट ईयर अराउंड 400 के अराउंड शेल कंपनीज बंद की हैं बिकॉज दीज आर जस्ट ऑन पेपर, दीज आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग. तो ये मोस्टली शेल कंपनीज क्या होती है? पैसा घुमाने के ही काम आती हैं. पैसा यहां से इस कंपनी में डाल दिया, मतलब इलेजिटिमेट मनी उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट के नाम पे खड़ी कर दी, फिर उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिया. इस तरीके से क्या हो रहा है? बस मल्टीपल शेल कंपनीज की लेयर्स बना के आप बस पैसे को घुमा रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड बाय एमसीए. So funds were illegally obtained funds are laundered and moved around the globe using shell companies and intermediaries. In this way, the illegal funds are given the color of legitimacy and find its way into their economy. Now, once it becomes legitimate, it finds its way into the economy. और अपने आप वो money launder हो जाता है. ठीक है? But this is totally prohibited. So इसके लिए हमारा Prevention of Money Laundering Act 2002 बना है. Moving forward to international standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation. तो आप proliferation के बारे में जरा सा लिख लीजिए. Proliferation. This is illegal manufacture, acquisition. आप वहीं लिख सकते हैं ऊपर स्टार बना के. Development, export, transshipment, brokering, or use of nuclear weapon. Chemical weapon, या biological weapon. What is a biological weapon? So कोविड के टाइम से जो लोग न्यूज को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देख रहे थे उनको बायोलॉजिकल वेपन पता होगा. आपको पता है दैट COVID-19 वायरस, इट वाज अ न्यूज एंड I will not comment how far was it true. It was there in the news that it has actually been manufactured in one of the labs in China as a way to destroy humanity and destroy the world.
सो दैट इज अ बायोलॉजिकल वेपन कि इस तरीके के वायरस को डेवलप किया जिससे कि एक पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, कुछ इस तरीके के खराब ड्रग्स होते हैं, कुछ इस तरीके के खराब some chemicals are there or anything, some viruses or anything can be developed which can serve as a weapon and can actually lead to fatal death. Okay, so proliferation क्या है? illegal, सबसे पहला वर्ड है कि illegal. वैसे तो arms and ammunition क्या होते हैं? लीगली भी मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे डिफेंस को जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन चाहिए वो सब लीगली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बट प्रोलिफरेशन इज इलीगल मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन या फिर उसका डेवलपमेंट या उसको इधर उधर करना या ब्रोकरिंग, ठीक है, कुछ भी, या फिर इवन यूज ऑफ सच वेपन्स. There are certain acronyms, we'll just go through the acronyms क्योंकि इसके आगे इन acronyms का काम आएगा. AML is anti-money laundering. CFT is countering the financing of terrorism, also called the combating of financing of terrorism. मतलब किसी तरह से टेररिज्म को फाइनेंस ना मिले उसको रोकने के तरीके, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म या कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. BNI is bearer negotiable instrument. CDD is customer due diligence. DNFPB मतलब designated non-financial business or profession. Okay, designated non-financial business or profession. Financial तो हो गया आपका बैंक्स एंड एनबीएफसीज, उसके अलावा जो हो गए वो नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस और प्रोफेशन, बट डेजिग्नेटेड का मतलब जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. FATF दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मेन काम होता है टू लुक ओवर दिस टेररिज्म, फाइनेंसिंग टेररिज्म एक्टिविटीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज. FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स. IN दैट इज इंटरप्रेटिव नोट. ML इज मनी लॉन्ड्रिंग. इसी तरीके से आपके ये सारे यहाँ पे एक्रोनिम दिए हुए हैं, जरूरत पड़ने पे आप इन्हें रेफर कर सकते हैं. द FATF रिकमेंडेशंस, तो मेन जो हमें हमारे इस टॉपिक में पढ़ना है इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉर कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. There are a number of recommendations. We are going to talk about a few. First is, सबसे पहले जो AML या CFT policies and coordination, first is assessing risk and applying a risk-based approach. सबसे पहले what has been given? Assessing risk and applying a risk-based approach. Countries should identify, assess and understand money laundering and terrorist financing risk for the country and should take action. What? देखो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो कि कंट्रीज को समझना चाहिए कि टेररिज्म एक्टिविटीज फाइनेंस की जा रही है और कंट्रीज को इस रिस्क को समझना चाहिए. एंड व्हाट दे कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड डेजिग्नेट एन अथॉरिटी टू कोऑर्डिनेट एक्शन टू असेस रिस्क. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी आप जानते हो कि कई सारे इस तरीके के सीक्रेट सेल्स ऑपरेट हो रहे हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए है, ठीक है. पैसे का जो इधर उधर हो रहा है उससे वो लोग कुछ ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज ट्रैक कर रहे हैं. ओके, सो जो कंट्रीज को क्या करना चाहिए, कंट्रीज को इस जरूरत को समझना चाहिए दैट देयर इज अ नीड टू असेस दिस रिस्क एंड देन दे शुड प्रॉपर्ली डेजिग्नेट एन अथॉरिटी फॉर आइडेंटिफाइंग दीज रिस्क एंड ऑल्सो मेकिंग स्ट्रैटेजी फॉर डीलिंग विद देम. Should apply a risk-based approach to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist financing are commensurate with the risk identified. ठीक है, what should they do? They should apply a risk-based approach to ensure that the measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist financing are commensurate with the risk identified. Very easy. कितना भी आप जो भी आप प्लान बना रहे हैं वो आपके आइडेंटिफाइड रिस्क से मैच होना चाहिए. एंड countries should identify, assess and understand the proliferation financing risk for the country. तो proliferation risk को भी समझे, risk based approach डिजाइन करें commensurate with the risk, and first thing is developing such authority. तो पहला पॉइंट आपका क्या था, पहला is the assessing risk and applying a risk based approach. Second is national cooperation and coordination. Countries should have national AML policies. National AML policies है, पूरे country पे अप्लाई होती हुई policies है और वो उन अंडरलाइंग रिस्क के साथ कमेंसरेट होनी चाहिए, which should be regularly reviewed. The policy should be regularly reviewed because जितना ज्यादा वर्ल्ड चेंज हो रहा है उतना ज्यादा क्राइम भी चेंज हो रहा है. तो the policy should be what? Regularly reviewed.
और अगर उसमें कुछ भी आपको लगे कि नहीं एडिशन की जरूरत है तो एडिशन शुड बी देयर. नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉन्फिस्केशन. फर्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस. कंट्री शुड क्रिमिनलाइज. सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज करो. अगर क्रिमिनलाइज नहीं करोगे तो मनी लॉन्ड्रिंग तो ऐसे ही चलता जाएगा. मतलब जब तक आप उसको इम्प्रिजनमेंट, पेनाल्टी और क्रिमिनल ऑफेंसेस की कैटेगरी में नहीं लाएंगे तब तक तो लोग उसको खुलेआम करेंगे. मनी लॉन्ड्रिंग एकदम खुलेआम होगी. तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू असेस द रिस्क. सेकंड थिंग इज मेक दिस थिंग योर कंट्री वाइड policy and also keep your policies reviewed. Third thing is that criminalize money laundering. Countries should apply the crime of money laundering to all serious offenses, including the widest range of predicate offenses. Confiscation and provisional measures. Countries should adopt measures similar to those outlined in the Vienna Convention. तो Vienna Convention के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि Vienna Convention क्या है? The United Nations Convention against the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances 1988. तो यहाँ पे वियना कन्वेंशन हुआ था और इसके बारे में यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ से सामने आई थी. तो countries should adopt measures similar to those outlined in Vienna Convention, the Palermo Convention and the Terrorist Financing Convention, including legislative measure to enable their competent authorities to freeze or seize or confiscate the property without prejudicing the right of bona fide third parties. मतलब कोई भी चीज जो कि समझ में आ रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से ये प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है, ठीक है, जमीन है, भले ही जमीन रजिस्टर्ड है, जमीन की रजिस्ट्री की जा सकती की गई है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जमीन मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई है तो यू शुड हैव द राइट टू कॉन्फिस्केट इट. ठीक है, so that is what the international standard says, that countries should come up with such strict rules that wherever they find a property which is an outcome of any money laundering activity, the country should confiscate and freeze such properties without giving attention to the fact that this is something which is legitimately owned. जमीन है, जमीन की रजिस्ट्री की गई है, पर स्टिल वो इलीगल पैसे से खरीदाई थी तो उसको आप कॉन्फिस्केट कर लीजिए.